हेलो, तो कैसे हैं आप सब? आज हम बताएँगे आपको नेक्स्ट यूनिट जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये है यूनिट 5। हम नया चैप्टर शुरू किए हैं समांतर श्रेणी जिसको कहा जाता है एपीजी एपी क्या कहा जाता है? ए और बी। इसमें देखिए थ्योरी प्लस प्रॉब्लम हम दोनों बताएँगे। ये है आपका पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड भी हम चर्चा करेंगे, इसमें थ्योरी प्लस प्रॉब्लम दोनों है। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी मतलब ध्यान रखिए, ये आपको एक संख्याओं की सूची होती है जिसमें कुछ एक सिक्योर पीरियड चलता है। जैसे मान लीजिए अंतर ही सेम रहेगा या गुणनफल ही सेम रहेगा, यानी कि दो संख्याओं का डिफरेंस अंतर जो होता है ना हमेशा समान रहेगा। दो संख्याओं का अंतर जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा? आपको समान रहेगा। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। ये आ गया आपको। जैसे समांतर श्रेणी का हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? ये चैप्टर आपका 5वां यूनिट है। इससे पहले हम 1 से लेकर 4 यूनिट तक जो है कंप्लीटली हर एक वीडियो का क्वेश्चन और आंसर थ्योरी के साथ हम अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो भी जिस प्रॉब्लम में दिक्कत हो वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम सॉल्यूशन देंगे। यहाँ देखिए संख्याओं की ऐसी सूची, इसका डेफिनेशन हम समांतर श्रेणी का होता है इसमें जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। क्या होती है? एक निश्चित संख्या अगला पद जो आप निकालिएगा, एक निश्चित संख्या जोड़िएगा। 4 जोड़ रहे हैं तो सब में 4 ही जुटेगा। यदि सब में 2 जोड़ रहे हैं तो सब में 2 ही जुटेगा। सब में यदि -4 जोड़ रहे हैं तो -4 ही जुटेगा। एक निश्चित कुछ कोई संख्या जो ऐड होते जाता है आगे उसे जो है उस सूची को क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणियाँ कहा जाता है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 ये एपी में है। 3, 6, 9, 12 ये जो है बी एपी है। देखिए सेम संख्या, यहाँ भी 2 जुटा है, यहाँ भी 2 जुटा है, यहाँ भी 2 जुटा है, यानी कि +2 और +2 यानी कि सेम कुछ संख्या यहाँ क्या हो रही है? जुट रही है। यहाँ देखिए 3 जुट रहा है, यहाँ भी 3 जुट रहा है, यहाँ भी 3 जुट रहा है, +3 यानी कि जब भी जुटेगा ना तो कोई सेम एक निश्चित संख्या जो हर एक अगले टर्म में जुड़ते हुए ये एक सूची बनाता है, संख्याओं का समूह बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। समझ रहे बात को? कुछ प्रमुख इसमें बिंदु जो होता है फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस चैप्टर के लिए, जैसे प्रथम पद, सार्वंतर, ये सब जो है ना इसमें मुख्य फैक्ट होते हैं। जैसे प्रथम पद का इसमें जरूरत पड़ता है जिसको हम ए से सूचित करते हैं। और एक होता है सार्वंतर। सार्वंतर होता है, एक सार्वंतर होता है, एक अंतिम पद जिसे टीएन बोलते हैं उसको एन। और एक होता है पद, यानी कि पद को हम एन, यानी कि 4 पद है, 5 पद है, 6 पद है, इस पूरा सूची में 8 पद है, वो होता है एन। और लास्ट वाले पद को हम टीएन बोलते हैं। ये सब पॉइंट के बारे में हम नीचे चर्चा करते हैं। देखिए प्रथम पद के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है? ए से। उसे हम नीचे में लिख दिए हैं, इसे ए से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? ए से। संख्याओं के सूची, जो भी संख्या का आपका सूची दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे पहला पद को क्या बोलेंगे? पहली संख्या को प्रथम पद कहा जाता है। पहली संख्या को क्या कहा जाता है? प्रथम पद कहा जाता है। देखिए दूसरा क्या होता है? इसे ए से सूचित किया जाता है। दूसरा होता है सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर। 2 ही मेन पॉइंट होता है, प्रथम पद और सार्वंतर। ये इसका ज़रूरत हमेशा जो है आपको प्रॉब्लम बनाने वक्त जो है करना पड़ता है, इसीलिए इन दोनों को हम डिफाइन कर दिए हैं। किसी समांतर श्रेणी में किन्हीं 2 पदों के अंतर को क्या कहा जाता है? सार्वंतर कहा जाता है। किसी भी समांतर श्रेणी यानी कि कोई भी यदि आपको एपी में दिया हुआ है तो किसी 2 संख्या का आप अंतर निकालिएगा, यानी कि हमेशा जो होता है ना अंतर जो निकलता है सेकंड वाला पद से फर्स्ट वाले पद को घटाते हैं। मान लीजिए कोई भी पद आपको 4, 8, 12, 16 दिया हुआ है, तो इसमें जो अंतर निकालेंगे हम, तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो सार्वंतर आता है, 12 में से 8 को घटाएँगे तो सार्वंतर आएगा। यानी कि ये जो है ना अगला पद से पिछला पद को घटाया जाता है, अगला पद से पिछला पद को घटाया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। देखिए 2 पदों में दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। अंतर जो हम निकालते हैं हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएँगे। समझ रहे बात को? ये याद रखना है। यही होता है सार्वंतर, इसे डी से सूचित किया जाता है। एक देखिए पद, पद जो होता है किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या क्या होता है? एक पद कहलाता है। जितना भी आपको
संख्या दिया हो वो हमेशा क्या है, पद है। यानी कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ऐसे करके हम जो है ना उसको पद के नाम दे देते हैं। उसको जो है T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट Tn से सूचित करते हैं। मान लीजिए कितना भी पद हो सकता है, 8 पद, 10 पद, 20 पद, 25, 50, 250, 300, जितना भी आपका मन है उतना आप पद इसमें ले सकते हैं। उसे पहला पद को T1 से सूचित करेंगे, दूसरा पद को T2 से सूचित करेंगे, तीसरा पद जो होता है T3, चौथा लिखेंगे तो T4, पाँचवां तो T5। ये हम पद को डिनोट करते हैं। मान लीजिए 36वां पद लिखना है, 36वां पद को क्या लिखेंगे, T36 लिखेंगे। इसका मतलब हुआ जो इसमें 36वां पद T36 हुआ। मान लीजिए 50वां पद लिखना है तो T50, ऐसे आप डिनोट कर सकते। समझ रहे बात को, इस बात को याद रखना है क्योंकि आगे प्रॉब्लम बनाने वक्त ये सब का जरूरत है। समझ रहे बात को, इसीलिए ध्यान से इसको समझिए। मान लीजिए कोई भी पद आपको कहेगा 10वां पद, 10वां पद को आप T10 लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा आपको n बराबर 10 हो गया। n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। समझ रहे बात को, यही होता है T10 यानी कि 10वां पद। समझ रहे हैं, इसमें 10 पद हो गया। इसी तरह हम याद करेंगे। नेक्स्ट समझने का पास कीजिए, सार्वअंतर जो है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। सार्वअंतर जो होता है ना, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य तीनों हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो सार्वअंतर निम्न में से क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य, इनमें से कोई नहीं, या ऑल ऑफ दीज, दोनों कर सकता है। समझ रहे, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा ऑप्शन, तो ये डी नंबर आ जाएगा। समझ रहे, अब देखिए एक जो होता है ना समांतर सरिणी का एक व्यापक रूप जो होता है, नहीं होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहा जाता है। जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्या होता था, ax² प्लस bx+c। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे मानक रूप कहा जाता है। समझ रहे हैं, तो वही लिए एपीजीपी का ये मानक रूप है। यानी कि पहला पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, या चौथा पद आएगा a+3d, डॉट 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 करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक होता है समांतर श्रेणी को निरूपित करता है। क्या करता है, समांतर श्रेणी को निरूपित करता है। ये क्या है, एक व्यापक रूप है जहाँ ए क्या होता है, प्रथम पद। ए को किस क्या कहा जाता है, प्रथम पद कहा जाता है। और डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। इसे एपी एपी का व्यापक रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपी का व्यापक रूप कहा जाता है। ये जो हम फॉर्म अभी देखे, ये इसे एपी का क्या कहा जाता है, व्यापक रूप कहा जाता है। यहाँ देखिए, अब हम चलेंगे, प्रथम पद को ए या T1 कहा जाता है। जैसे हम पिछले बताए अभी जस्ट पीछे, जो प्रथम पद को क्या कहा जाता है, ए या T1 कहते हैं। दूसरा पद को a+d या T2 कहा जाता है। इसी तरह यदि तीसरा पद आपसे पूछेगा तो T3 बोलिएगा या a+2d। आपको जितना पूछेगा ना वो हमेशा एक कम होता है। मान लीजिए 50वां पद लिख रहे हैं आप, मान लीजिए हम 20वां पद लिखते हैं। 20वां पद को क्या लिखिएगा, 20वां पद को आप T20 लिखिएगा। इसको क्या लिखिएगा, a+19d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a+19d। यानी कि ये सार्वंतर से पहले जो है ये टी एन जो रहेगा 20वां पद, तो एक कम करके गुणनफल कर देंगे डी में। समझ रहे बात को, ऐसे लिखने का जो ये तरीका है। समझ रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ देखें दो दो हम लिखे हुए T15 को क्या लिखिएगा, a+14d। ये फार्मूला ही याद रख लीजिए आप। कोई भी पद आपको कहेगा तो प्रथम पद उसमें लेंगे प्लस उससे एक कम संख्या करके डी। डी क्या होता है, सार्वंतर, इसे पीछे बताए हुए हैं। उन दोनों का गुणनफल आप प्लस बीच में प्लस करेंगे। मान लीजिए T18 पूछा है तो क्या लिखा जाएगा, a+17d। इसी तरह आप लोग कुछ भी पद लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 19वां पद कह देगा तो 19वां पद आप क्या लिखिएगा, a+18d लिखिएगा ना। इसी तरह हमको कोई भी पद यदि आपसे पूछेगा तो वो आप लिख लीजिएगा। समझे, यहाँ देखिए, अब चलते हैं हम। अतः यदि हम प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। यदि आपको प्रथम पद ए दे दिया है, प्रथम पद यदि आपको ए दे दिया है और सार्वंतर डी दे दिया है, तो इससे आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। 10वां, 20वां, 50वां, 150वां, 100वां, 5वां, 18वां, जो भी पद मन होता है निकालने का वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों बात आपको मालूम होना चाहिए इस फार्मूला से। समझ रहे बात को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1। देखिए एक्सरसाइज में चलते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्न स्थितियों, जो भी प्रॉब्लम नीचे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में जो है, उनको किन स्थितियों में संबंध जो है संख्याओं की सूची एपी में होगा। आप जो है इस संख्याओं को लिखिए और बनाइए जो ये एपी में है कि नहीं, बस ये आपसे पूछ रहा है। और क्यों है ये भी देना जवाब। देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया लेता है। मान लीजिए आप 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया देना पड़ेगा। आप नेक्स्ट अगले किलोमीटर
किलोमीटर जाइएगा तो आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। यदि आप अगले 2 किलोमीटर जाते हैं तो 2 गुना 8 16 रुपया लगेगा। अगले आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो 3 गुना 8 24 रुपया लगेगा। समझ रहे बात को? यानी कि प्रथम किलोमीटर पर 15 है, लेकिन उससे आगे जब जितना आप बढ़ते जाइएगा उसमें 8 गुना करके आपको देना पड़ेगा। प्रत्येक के लिए अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है? 8 किलोमीटर 8 रुपया, यानी कि जितना आप अतिरिक्त भाड़ा जाइएगा, टैक्सी से जाइएगा, अपना दूरी तय कीजिएगा, उतना 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कह रहा है इस स्थिति से आप एक एपी का निर्माण कीजिए। एक एपी का निर्माण होता है कि नहीं, ये स्थिति संभव है? यदि हाँ तो इसको क्यों, वो बताना है। अब हम मानेंगे, माना कि जो ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, 1 किलोमीटर का किराया 15 होगा तो 2 किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया, अगला जो 1 किलोमीटर हम ज़्यादा जाएँगे उसका क्या लगेगा? 8 रुपया और लगेगा। 1 गुना 8 23 रुपया लगेगा। इसी तरह हम 3 किलोमीटर यदि जाएँगे तो 1 किलोमीटर का तो 15 रुपया देना पड़ेगा, और 2 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा गए उसका क्या 8 दूना 16, इन दोनों को जोड़ के 31 रुपया होगा। इसी तरह यदि हम 4 किलोमीटर जाएँगे तो 1 किलोमीटर का 15 देना पड़ेगा, उधर 3 किलोमीटर का कितना बच गया? 8 या 24, इन दोनों को जोड़ के 39 रुपया होगा। इस प्रकार हम देखते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डॉट डॉट इतना के लिए किराया कितना है? 15, 23, 31, 39 रुपया है। अब इसको हम देखेंगे जो ये एपी में है या नहीं। अतः यह सूची किस में है? अतः यह सूची एपी में है। देखिए, क्योंकि T2 माइनस T1, इसको देखिए करके आप देख लीजिएगा। यदि जब भी आपको दूसरा पद, ये होता है T1, हम बताए थे, ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है, ये क्या होता है? T4 होता है। यदि T2 में से यदि T1 को घटाइएगा, ये बराबर आ जाता है T4 माइनस T3। यदि इन दोनों का मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? यदि इन दोनों का मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, तो हम लिख देंगे ये एपी में है। समझ रहे बात को? इतना आपको लिखना है। क्यों भी ना पूछा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये एपी में है, लेकिन क्यों है ये आपको देना है। यहाँ लिखिएगा चूंकि T2 माइनस T1 बराबर है T4 माइनस T3, वही लिख दिया नीचा में। एपी में है क्योंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2, बराबर है T4 माइनस T3। इसको चेक कर लीजिएगा, यदि चेक भी कीजिएगा तो देखिए 23 में से 15 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 15 5 20 3 23, 8 बचा। यहाँ देखिए 31 में से क्या घटाएंगे हम? 23 को घटाएंगे तो 8, ये हो जाएगा कितना आपको? 31 में से 23 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 1 8, 8 आ गया ना। यहाँ देखिए 39 में से भी हम 31 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 बचे। सब जगह क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, आ रहा है, यानी कि बराबर मान आ रहा है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एपी में होगा। समझ रहे बात को? इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपको 1 का 2 नंबर। कह रहा है किसी बेलन की उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। मान लीजिए एक बार हवा निकाला, अब जितना उसमें शेष रह गया उसका 1/4 निकालेगा दूसरा पंप, फिर जो है निकालेंगे, फिर 1/4 निकालेगा। जितना बार हम पंप से बाहर हम हवा निकालेंगे तो जितना उसमें हवा है ना, उसका 1/4 गुना जो हवा क्या करेगा? वो बाहर निकालेगा। यही सीरियली काम चलते रहेगा। तो इसका स्थिति हम देखते हैं। इसका हो जाएगा आपको 5 1 का 2 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको है 2 नंबर का, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए माना कि बेलन की उपस्थित हवा की मात्रा क्या मानेंगे? x इकाई है। मान लीजिए बेलन में जो हवा भरा हुआ है कितना इकाई है? मान लीजिए कोई इकाई नहीं दिया है, घन सेंटीमीटर में है या मीटर में है या क्यू में है, कुछ भी नहीं दिया हो तो हम इकाई मान लेते हैं, क्योंकि इकाई आप एक स्टैंडर्ड होता है, इकाई आप मान सकते हैं। तो लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है? x इकाई है। x इकाई है तो पहली बार निकाले गए हवा की मात्रा क्या होगा? जितना हवा उसमें है उसका 1/4 जो है क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। तो x गुना 1/4 यानी कि x/4 बाहर करेगा, तो शेष हवा कितना बचेगा? x था, उसमें से x/4 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब बच गया 3x/4। कितना बचा है? 3x/4 बच गया है। तो अब हम निकालेंगे दूसरी बार हवा निकालेंगे, मात्रा क्या हो जाएगा? ये जो 3x/4 बचा है उसका 1/4 बाहर निकलेगा, तो गुना करेंगे 1/4, ये आ जाएगा 3x/16। इतना एक इकाई दूसरी बार निकालेगा तो शेष हवा क्या बचेगा? उसमें बचा हुआ हवा है 3x/4, जितना बचा
बचा हुआ था इतना हम निकाल लिए हैं, तो दोनों को घटाएंगे बचेगा कितना उसमें 9x/16 इकाई बचेगा। कितना बचेगा 9x/16 इकाई बचेगा। इसमें से फिर हम तीसरी बार यदि हम निकालेंगे, तीसरी बार के लिए हो जाएगा आपको हवा की मात्रा 9x/16 क्या कितना निकालते हैं 1/4 निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 बराबर 9x/64 निकलेगा। तो शेष हवा कितना बचेगा 9x/16 माइनस 9x/64 बचेगा 27x/64। इस प्रकार यदि हम चौथा बार निकालेंगे, पांचवा बार निकालेंगे, इसी तरह एक हम क्रम मिलेगा। यहाँ देखिए इस प्रकार हम प्राप्त सूची को x 3x/4 9x/16 और 27x/64 ये डॉट डॉट हमको मिलते रहेगा। अब देखिए हम ये होता है T1, ये क्या हो जाएगा T2, ये होगा T3, ये होगा T4। अब हम निकाल के चेक करेंगे T2 माइनस T1 क्या आएगा मान -x/4। T3 माइनस T2 निकालेंगे 3x/16 बराबर तो नहीं आ रहा है, बराबर आता तब ये क्या होता एपी में होता, बराबर नहीं है। यहाँ देख लिख देंगे हम चूंकि T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है T3 माइनस T1 का, समझ रहे हैं T3 माइनस T1 का T3 माइनस T2 होगा, T3 माइनस T2 का बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यह एपी में नहीं है। क्योंकि एपी में रहता तब उसका हम कारण देते, एपी में नहीं है वो बराबर नहीं है, समझ रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 का 3 नंबर। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई पर, मान लीजिए जितना मीटर की खुदाई आप कर रहे हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत जो है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया, यानी कि प्रथम मीटर जो हम कुआं का खुदाई करते हैं तो 150 रुपया लगता है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत कितना है 50 रुपया है। यदि उससे आगे 1 किलो में यानी कि 1 मीटर यदि आप जो है खुदाई किए तो 150 रुपया खर्च हुआ, यदि अगला कीजिएगा तो 50 रुपया आएगा, यानी कि अगला फिर कीजिएगा तो 50 100 लगेगा। यानी कि प्रथम किलोमीटर यदि प्रथम मीटर यानी कि प्रथम मीटर पर आपको 150 लग रहा है, यदि 2 मीटर कीजिएगा तो 150 प्लस लग जाएगा आपको 1 का गुना 50, ये क्रम चलता रहेगा। फिर 3 मीटर पर क्या होगा, प्रथम के लिए आपको 150 देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जो आगे बढ़े हैं फिर तो 2 गुना 50, इस तरह आपको रुपया जो है लागत उसमें लगता रहेगा। तो इस क्रम को देखिए हम चलते हैं, यहाँ देखिए लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, तो 2 मीटर की खुदाई पर कितना लगेगा 150 प्लस 1 गुना 50 200 रुपया। 3 मीटर पर क्या लगेगा 150 प्लस 2 गुना 50 250। 4 मीटर पर क्या लगेगा 150 प्लस 3 गुना 50 300। ये तो क्रम आपको रुपया लगता जाएगा खुदाई के लिए। अब इस क्रम को हम लिखते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर का खुदाई लागत कितना लग जाएगा क्रमशः 150 रुपया 200 250 और 300 डॉट डॉट जीरो। अब यहाँ हम देखेंगे प्रथम को क्या बोलते हैं, इसको T1 T2 इसको T3 इसको T4। अब हम माइनस करके चेक करेंगे बराबर मान आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए लिखेंगे था ये एपी की सूची में है, क्योंकि यहाँ देखिए मेन बराबर है क्या 50-50 का अंतर आ रहा है, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 50, T3 माइनस T2 करेंगे तो 50, T4 माइनस T3 करेंगे तो 50। यहाँ देखिए 200 में से हम 150 घटाएंगे तो क्या आएगा 50, सेम आया। उसी तरह हम यदि 250 में से 200 घटाएंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे 300 में से यदि 250 घटाएंगे तो 50। ये क्रम क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये क्रम आपको आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी कि T2 माइनस T1 कर रहे हैं ये भी 50 आ रहा है, और T3 यहाँ T3 लिखेंगे, और T4 में से T3 घटा रहे हैं वो भी बराबर आ रहा है, सबका मान क्या आ रहा है बराबर होता है, अतः यह क्या हो जाएगा एपी में होगा। बस यही रीजन दे देना है T2 माइनस T1 बराबर है T3 अब माइनस T2 का, बस इतना बराबर कर हो गया तो ये एपी में है। क्वेश्चन नंबर चलते 1 का 4 नंबर देखिए, खाते में कोई खाता का बात कर रहा है, प्रत्येक वर्ष जो है मिश्रधन जबकि आपको 10,000 रुपया की राशि में 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मिश्रधन जो है आपको जमा कर रहा है प्रत्येक वर्ष पर इतना रुपया, आप क्या कर दिए मूलधन है आपका, दर है और दर है 8% और प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष मतलब हर एक वर्ष पर जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज उसमें क्या जो रहा है ऐड हो रहा है, तो कितना रुपया जो है टोटली उस पर एक मुश्त आएगा। तो यहाँ देखिए इवेन मूलधन बराबर 10,000 रुपया, तो दर क्या होगी 8 रुपया, दर क्या हो जाएगा 8 रुपया, और एक वर्ष का मिश्रधन यदि हम निकालेंगे तो वो क्या होगा P/1 प्लस R/100। ये फार्मूला आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर फार्मूला, मिश्रधन को किससे सूचित करते हैं ए से सूचित करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये होता है फार्मूला आपको P/1 प्लस R/100, ये आपका फार्मूला हो जाता है। पावर n कहिए या na को t कहा जाता है, या तो आप n लिख सकते हैं या
टी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो प्रथम वर्ष के लिए ये हो जाएगा, द्वितीय वर्ष के लिए पावर 2, तृतीय वर्ष के लिए अलग होगा, फोर्थ वर्ष के लिए अलग आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको इसमें से इसको घटाइएगा तो अंतर सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, यहाँ देखिए पावर 3 है और यहाँ पावर 2 है। तो यहाँ लिखिएगा T2 - T1 डज नॉट इक्वल टू T3 - T2 बराबर नहीं है, लिख देंगे, अतः यह एपी में नहीं है। क्या लिख देंगे, अतः यह एपी में नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2 नंबर का। 2 नंबर में देखिए आपको दी गई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। जो भी आपको एपी दिया हुआ उसमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। यहाँ देखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी जो है आपको निम्नलिखित दिया हुआ है, यानी कि ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। प्रथम 4 पद आपको निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो गिवहन में देखो, गिवहन लिख देंगे ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तब प्रथम पद को क्या बोले थे, T1, दूसरे पद को T2, तीसरा पद को T3, चौथा पद को T4 बोले थे ना। तब प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, तो ए तो आपको 10 दिया हुआ है। दूसरे पद को हम फॉर्मूला बताए थे A + D, तो ए आपको 10 है और डी आपको 10 दिया होता है। 10 10 20, दूसरा पद क्या निकल गया, 20 निकल गया। इसी तरह हम तीसरा पद निकालेंगे, A + 2D होगा। ये फॉर्मूला एक तरह से आपको है याद रखना है, 10 + 2 गुना 10, तो 30 आएगा। चौथा पद निकालेंगे A + 3D, A प्लस क्या होगा, 3D होगा। तो ये हो जाएगा A का मान 10 और D का मान है 10, 10 या 30, 10 40 आ जाएगा। अतः AP का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, 10 20 30 और 40। बस ऐसे ही तरह निकालना है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 का 2 नंबर। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए बराबर है आपको -2 और डी बराबर है 0। तो देखिए अब हम यहाँ प्रथम पद T1 निकालते हैं। क्या निकालेंगे, प्रथम पद T1 को ए से सूचित करते हैं, तो पहला पद -2 ये आ जाएगा। दूसरा पद T2 से सूचित करेंगे, दूसरा पद क्या करेंगे, T2 से, T2 हो जाएगा A + D। तो ए आपको दिया हुआ -2 और डी दिया हुआ 0, इसको जोड़िएगा तो -2 आएगा। तीसरा पद हम T3 निकालेंगे, तो A + 2D, A + 2D। तो ए आपको 2 है, -2, और डी तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 बराबर -2। अब हम चौथा पद यदि निकालेंगे, चौथा पद को क्या से सूचित करना है, T4। ये हमेशा याद रखना है, किससे सूचित करेंगे, T4 से सूचित करना है। यहाँ देखिए T4 से सूचित करेंगे, तो T4 को क्या लिखेंगे, A + 3D, A + 3D। ए का मान है -2 और डी का मान है 0, तो ये तो 0 भी हो जाएगा, -2। ये आपको एपी का क्रम बन जाएगा, -2 -2 -2 और -2। ये सब तो आपको क्या आ जाएगा, -2 ही चारों पद आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये लिख देना है, अतः एपी का प्रथम 4 पद -2 -2 -2 -2, बस यही आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपको, जो प्रथम पद ए बराबर 4 दिया हुआ है, डी जो है आपको क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रथम पद, 4 पद कह रहा है निकालने, तो प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद यानी कि ए बराबर है T1। T1 को क्या लिखते हैं, ए को ही T1 कहा जाता है, 4 आ गया। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद निकालिएगा, दूसरा पद यानी कि T2। दूसरा पद को किससे सूचित करेंगे, T2, और T2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A + D। तो ए का मान है 4 और प्लस डी का मान है -3। इसको हल कीजिएगा, 4 - 3 बराबर 1। दूसरा पद क्या निकल गया, 1 निकल गया। दूसरा पद क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब देखिए तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद T3 आएगा, T3 आएगा ना, तो ये आ जाएगा आपको A + 2D। तो ए का मान है 4 + 2 गुना -3, 3 दूना 6, यानी कि आ जाएगा 4 - 6 बराबर -2। इसी तरह हम निकालेंगे चौथा पद। क्या निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद। चौथा पद यदि हम T4 निकालेंगे, क्या निकालना है, T4। T4 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 3D। तो ए का मान है 4 + 2 गुना डी का मान है आपको -3। इसको हल कीजिएगा तो 4 माइनस आ जाएगा, 3 दूना 6। ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 2D नहीं ना होगा, 3D होगा। 1 मिनट इरेज कर देते हैं, यहाँ पे 3D होगा ना, क्योंकि चौथा पद निकाल रहे थे। 3D 3 तिया 9, -9 होगा ना यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपको -9, -9। ये आ जाएगा आपको -5। ये आ गया आपको प्रथम पद, द्वितीय पद 1, तृतीय पद -2 और चौथा पद 5। तो यहाँ लिख देंगे अंतः अगला 4 पद ने, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बराबर आ जाएगा, क्या किया, पहला लिख देंगे 4, दूसरा आएगा 1,
तीसरा आएगा -2 और चौथा आएगा, ये आपको लिखते जाना है। समझ रहे बात को? ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर चलते हैं। 2 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है। जो ए का मान दिया हुआ है आपको क्या -1 और डी का मान आपको क्या दे दिया है माइनस यानी कि 1/2 क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये आ गया आपको 1/2 1 क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है लिखने में। 1/2 आ गया। क्या आ गया 1/2। देखिए प्रथम पद हम क्या लिखेंगे प्रथम पद ए ही होता है। प्रथम पद क्या होता है ए होता है। तो ए यानी कि T1 को हम क्या लिखेंगे -1 प्रथम पद निकल गया। दूसरा पद देखिए दूसरा पद होता है T2। दूसरा पद को किससे सूचित करते हैं T2 से सूचित करते हैं। तो ये आ जाएगा A+D। क्या आएगा A+D। तो -1 अब प्लस आएगा आपको 1/2। तब प्लस माइनस माइनस इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -½ आएगा। समझ रहे हैं इसको हल कीजिएगा आप लोग। तीसरा पद देखिए सेम करेंगे फॉर्मूला बैठाएंगे उसको। तीसरा पद T3 हो जाएगा A+2D। क्या आएगा A+2D आएगा। तो ए का मान है -1 अब प्लस 2 गुना 1/2 इसको हल कीजिएगा तो -1 अब +1 ये क्या आ जाएगा 0। क्या आ गया 0 आ गया। आज चौथा पद देखिए लिखते हैं। चौथा पद T4 क्या लिखेंगे T4 बराबर आ जाएगा A+3D आएगा ना रे। फॉर्मूला यही है -1 + 3 गुना 1/2 ये आ जाएगा आपको -1 + 3/2। इसको जी डेढ़ हो गया डेढ़ में से एक जगह था यानी कि 1/2 बचेगा यहाँ पे। समझ रहे बात को। ये आ गया आपको प्रथम 4 पद। यहाँ लिख देंगे हम एक लाइन प्रथम 4 पद बराबर देखिए -1 दूसरा आया है -½ 0 और 1/2 ये आपको क्रम एक मिल गया प्रथम 4 पद का। समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2 का 5 नंबर। यहाँ देखिए ए बराबर ये दिया हुआ है और डी बराबर ये दिया हुआ है। तब प्रथम पद T1 तो ये आ जाएगा -1 पॉइंट इतना आएगा। दूसरा पद T2 बराबर A+D दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तब -1/1.5 और माइनस अब प्लस तो फार्मूला में है माइनस है 0.25 इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा -1.25 माइनस आ जाएगा 0.5। तब माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो ये जाएगा -1.1.5 ये आ जाएगा प्रथम T2 और T3 ज्ञात करते हैं। T3 आपको क्या होता है A+2D तो ए का मान है -1.25 अब प्लस आ जाएगा आपको 2 गुना -0.25 तो ये आ जाएगा आपको -1.25 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 50 25 दूना 50 ये आ जाएगा 0.50 तो ये आ जाएगा -1 कितना आएगा 75 माइनस में आ रहा है। यहाँ देखिए T4 भी यदि हम निकालेंगे तो A+2D बराबर लिख देंगे -1.25 अब प्लस 2 यहाँ 3 होगा ना रे यहाँ फिर से देखो यहाँ 3 क्योंकि 4 चौथा पद निकाल रहे हैं तो यहाँ 3 होगा। यहाँ भी तुमको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 आएगा तो 3 गुना आ जाएगा तुमको डी का मान कितना दिया हुआ है -0.25 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा -1.25 और -25 दिया 75 0.75 बराबर आ गया माइनस ये आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2 तो ये आ जाएगा आपको आंसर। तो लिख देंगे नीचे में आता प्रथम 4 पद बराबर ये आ जाएगा -1.25 दूसरा है -1.50 -1.75 हम माइनस है 2 ये आ जाएगा आपको। धीरे धीरे यही चारों पद आपको निकालना था। अब हम चर्चा किए हैं ये आ जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। बस एपी दिया हुआ है उसमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। प्रथम पद तो हम जो एपी दिया है उसका प्रथम पद क्या हो जाएगा ए होगा और सारवंतर क्या होता है दूसरा पद में से हम पहला पद को क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये आपको देखिए 3 1 -1 और 3 डॉट डॉट दिया हुआ एपी में है। तब प्रथम पद A3 आ जाएगा सारवंतर डी क्या हो जाएगा T2 - T1 यानी कि इस दूसरा
दूसरा में से इस पहला को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इसमें 2 ही सवाल है, एक हो गया ये, 4 सवाल है, 4 सवाल है इसमें। देखिए इसमें भी हम तीन का दूसरा सवाल देखिए, ये एपी दिया हुआ है आपको, यहाँ लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर क्या आ जाएगा, -5 और सार्वंतर डी। देखिए सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा आपको कितना, -1। तो यहाँ सार्वंतर डी बराबर -1 नहीं, सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे ना, सार्वंतर वाला फॉर्मूला क्या आएगा, सार्वंतर वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपको T2 माइनस क्या आएगा T1। तो T2 का मान यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, -1, हम एक माइनस फॉर्मूला का आएगा, एक माइनस वहाँ पर है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे माइनस, ये हो जाएगा आपको -1 + 5 बराबर 4, ये आ जाएगा सार्वंतर आंसर। समझ रहे, प्रथम पद तो ये एक आंसर आ ही गया, दूसरा सार्वंतर निकालिएगा 4 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3 नंबर। देखिए यहाँ प्रथम पद जो हम लिखेंगे, प्रथम पद क्या होता है, पहला पद होता है प्रथम पद ए, यानी कि T1 का मान कितना दिया है, 1/2, 1/3 सॉरी, ये एक आंसर आ जाएगा प्रथम पद। सार्वंतर लिखिए, सार्वंतर का फॉर्मूला क्या बताए थे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। दूसरा पद क्या है, 5/3, 5/3 -1/3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 4/3, ये आंसर आ जाएगा। आपको भिन्न का घटो कर लेना है, भिन्न का घटो है। और यहाँ देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें हो जाएगा प्रथम पद बराबर, प्रथम पद T1 यानी कि ए बराबर, ए ही कहा जाता है प्रथम पद को, 0.6, एक आंसर ये आ जाएगा। सार्वंतर जो हम निकालेंगे डी, सार्वंतर डी बराबर T2 में से T1 को घटा देना है, तो T2 आपको दिया हुआ 1.7 माइनस होगा 0.6 बराबर आ जाएगा आपको 1.1, ये आंसर हो जाएगा। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 1, ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें 4-5 क्वेश्चन जो आगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जो भी इस प्रॉब्लम को समझने में कहीं भी दिक्कत या किसी भी स्टूडेंट को कुछ परेशानी आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो हम ज़रूर करेंगे। आप लोग जो है ना वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं इसको, वो ज़रूर जो है अपने दोस्त में शेयर करें और जहाँ हो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करने का प्रयास करें, जो और इसको बेहतर से बेहतर आप लोग को क्वेश्चन और प्रॉब्लम और थ्योरी के साथ आप लोग के पास हम पेश होते रहे और इसी तरह और ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहे और ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।